अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, योर फिजिक्स टीचर ज़ीशान यूसुफ। आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 में से दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, 5.13 एंड 14, जिसके टाइटल बनते हैं जी विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। मार्क कर लीजिए, इसमें विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और टर्मिनल वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें विस्कोसिटी एक टर्म को समझना है। आइए हम समझते हैं। सपोज कीजिए ये आपको दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं। ऊपर वाली प्लेट का नाम हम ए रख लेते हैं, नीचे वाली प्लेट का नाम बी रख लेते हैं। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक फ्लूइड मौजूद है। सपोज कर लीजिए वाटर मौजूद है। बोथ प्लेट्स आर एट रेस्ट एंड द वाटर प्रेजेंट बिटवीन दीज प्लेट्स, वो वाटर भी क्या है, रेस्ट में है। अब अगर हम अचानक से ऊपर वाली प्लेट को एक सर्टन वेलोसिटी से मूव कराना शुरू कर दें, सपोज कर लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड से हमने ऊपर वाली प्लेट को मूव करवाया। अब पानी की वो लेयर जो ऊपर वाली प्लेट के साथ अटैच होगी उसकी स्पीड तो 50 होगी, लेकिन पानी की वो लेयर जो थोड़ा सा नीचे होगी, यानी हमने प्लेट ए को 50 मीटर पर सेकेंड से मूव किया है, तो प्लेट ए फ्लूइड के लिए या वाटर के लिए सोर्स बन गई है मोशन के लिए। तो जैसे ही प्लेट ए मूव करेगी, वो लेयर जो इस प्लेट के साथ अटैच है उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड ही होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, जो नीचे वाली लेयर होगी वो सोर्स से दूर है, तो उसकी वेलोसिटी कंपैरेटिवली ज़रा कम होगी। यानी जो नीचे वाली लेयर है हो सकता है उसकी वेलोसिटी हो 40 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह एक नीचे वाली लेयर है वो और ज़्यादा स्लो मूव कर रही होगी कंपैरेटिवली, से इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। फिर एक और बराबर फासले पे आप एक और लेयर कंज्यूम कर रहे हो, तो ये और ज़्यादा स्लो मूव कर रही है, से दिस इज़ मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह नीचे आते आते जब आप प्लेट बी पे पहुंचोगे, तो प्लेट बी तो एट रेस्ट है, तो वो लेयर पानी की जो प्लेट बी के साथ अटैच होगी वो रेस्ट पे होगी डियर स्टूडेंट्स। इट मीन्स यहाँ से हमने ये बात सीखी है कि जब भी फ्लूइड मूव करता है तो उसकी एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान वेलोसिटी का डिफरेंस पाया जाता है। यानी डियर स्टूडेंट्स, इस टाइम अलोंग एक्स एक्सिस हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, दिस इज फ्लो, फ्लो डायरेक्शन। और वाई एक्सिस में आप देख रहे हैं नीचे आते हुए अलोंग वाई एक्सिस आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी का डिफरेंस आ रहा है। तो जितना वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा अलोंग वाई एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा वाई कह सकते हैं, दिस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। दिस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना, जब भी हम फिजिक्स में किसी पैरामीटर का चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे आपने कमरे में एक हीटर जलाया हुआ है, तो हीटर के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा होगा एयर का, और हीटर से आप दूर चले जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा। तो उस पूरे कमरे में एक टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो आपने यहाँ देखा जब फ्लूइड मूव करता है तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसकी जो लेयर्स हैं उनमें वेलोसिटी का डिफरेंस पाया जाता है। इसे हम कहते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई, या इसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एनालॉजिकल एग्जांपल को समझते हैं। सपोज कीजिए दो बंदे मूव कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी और उनके हाथ हमने बांधे हुए हैं। तो जब तक वो दो बंदे सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे वो एक दूसरे की मोशन को रेजिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन सपोज करें कुछ देर बाद एक बंदे की वेलोसिटी ज़रा कम हो गई है और एक बंदे की वेलोसिटी अभी भी ज़्यादा है, तो सिचुएशन क्या बनेगी? क्योंकि उनके हाथ हमने बांधे हुए हैं, तो जो स्लो मूविंग बंदा होगा यानी स्लो मूविंग पर्सन होगा वो फास्ट मूविंग पर्सन को रेजिस्ट करना शुरू कर देगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी होता है कि जब भी फ्लूइड मूव करता है तो उसकी एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान एक वेलोसिटी ग्रेडियंट पाया जाता है। उस वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे एक फ्रिक्शनल इफेक्ट पाया जाता है, यानी यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब जो स्लो मूविंग लेयर है वो फास्ट मूविंग लेयर को रेजिस्ट करेगी और एक फ्रिक्शनल इफेक्ट डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड के दरमियान एक फ्रिक्शनल इफेक्ट जो आएगा स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं विस्कोसिटी।
ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ जो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी पर यूनिट एरिया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। जाहिर सी बात है, अगर दो लेयर्स का वेलोसिटी का डिफरेंस 10 है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट एरिया कम होगी। लेकिन अगर यही वेलोसिटी डिफरेंस ज़्यादा हो, मतलब एक लेयर की स्पीड 50 हो और नीचे वाली लेयर की 10 हो, तो 50 वाले को 10 को खींचने के लिए ज़्यादा फ्रिक्शन आएगी एज कंपेयर कि अगर उसे 40 वाले को खींचना पड़ता। इट मीन्स जितना ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाती है F/A इज इक्वल टू ईटा। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसे हम स्टूडेंट्स ईटा कहते हैं, और यही कांस्टेंट एक्चुअली मेजर करता है कि कोई फ्लूइड कितना ज़्यादा विस्कस होगा। यानी हेयर ईटा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक्चुअली जो विस्कोसिटी है वो फ्रिक्शनल इफेक्ट तो है, लेकिन याद रहे ये फोर्स के अंदर मेजर नहीं की जाती। ये it's not a force, it is not measured in Newton, it is measured by a constant known as coefficient of viscosity। आइए इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ से ईटा का जो फॉर्मूला बनेगा डैट वुड बी फोर्स पर यूनिट एरिया। ये वही फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट एरिया है बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ड्यू टू वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई। अब डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई कॉज है फ्रिक्शनल फोर्स का। अगर हम इस कॉज को कांस्टेंट कर दें, इस कॉज को कांस्टेंट कर दें, तो स्टूडेंट्स वो फ्लूइड जिनकी ईटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्या उनकी फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा नहीं होगी? क्या कहते हैं? इट मीन्स वो फ्लूइड जिनका ईटा ज़्यादा होगा वो फॉर अ गिवन वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेंगे पर यूनिट एरिया, और वो फ्लूइड जिनका ईटा की वैल्यू कम होगी फॉर अ गिवन वेलोसिटी ग्रेडियंट वो कम फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड मेजर करनी हो तो वो हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस कांस्टेंट नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक और बात स्टूडेंट्स, ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का लेटर है इसको हम ईटा पढ़ते हैं, इट इज़ अ ग्रीक लेटर, इसे ईटा पढ़ते हैं। ओके तो यहाँ से हमें पता चला जी, जब भी फ्लूइड मूव करेगा तो उसकी एडजेसेंट और डिफरेंट लेयर्स के दरमियान वेलोसिटी ग्रेडियंट होने की वजह से एक फ्रिक्शनल इफेक्ट पाया जाएगा जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। इट मीन्स जब फ्रिक्शन होगी तो जारी बात है किसी भी फ्लूइड की एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करवाने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको कुछ फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी अगर फ्लूइड ज़्यादा विस्कस है तो यू नीड मोर फोर्स टू स्लाइड वन लेयर अपॉन अनदर, और अगर फ्लूइड लेस विस्कस है तो यू नीड लेस फोर्स टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द फ्लूइड अपॉन अनदर। यानी विस्कोसिटी की फिर डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या बनी, ये आपके सामने है। द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड मेजर्स हाउ मच फोर्स is required to slide one layer of the fluid over another layer. So these are the definitions of viscosity. Further हम coefficient of viscosity की terms में viscosity को measure करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे heading दे दी coefficient of viscosity. The viscosity of a fluid is measured in terms of a constant known as coefficient of viscosity. It is denoted by Greek letter eta students. एग्जाम्पल्स में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे फ्लूइड्स जो आसानी से फ्लो नहीं करते, इजीली फ्लो नहीं करते, उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, लाइक थिक टार हो गया, हनी हो गया, ग्लिसरीन हो गया। दीज फ्लूइड्स हैव लार्ज वैल्यू ऑफ ईटा। और इसी तरह वो फ्लूइड्स जो कि ईजीली फ्लो करते हैं दे हैव स्मॉल वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फॉर एग्जाम्पल एयर हो गया एंड वाटर हो गया। यानी वो फ्लूइड जो इजीली फ्लो करते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है, उनका ईटा कम होता है, और वो फ्लूइड जो हार्डली मूव करते हैं, जिनके लिए मूव करना डिफ़िकल्ट होता है,
या जो इजीली फ्लो नहीं करते उनकी लार्ज वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, यानी उनके ईटा की वैल्यू लार्ज होती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। अगर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन विस्कोसिटी, तो साथ आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है और एग्जांपल्स दे देनी है। नेक्स्ट इसका एस आई यूनिट आता है स्टूडेंट्स। एस आई यूनिट इसका है पास्कल सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड भी कहते हैं इसे, और केजी पर मीटर पर सेकेंड भी कहते हैं। ये तीनों इसी के यूनिट्स हैं जनाब एसआई सिस्टम में। लेकिन ये यूनिट्स बने कैसे हैं, आइए जो पीछे फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है उससे हम यूनिट्स निकालते हैं। वैसे मैं आपको स्टोक्स लॉ के फार्मूला से भी ये यूनिट्स निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको फार्मूला डियर स्टूडेंट्स बताया है, दैट फार्मूला इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो कि हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट एरिया ड्यू टू वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई। और यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट पुट किया था जिसे हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा, ईटा। अब यहाँ से अगर मैं ईटा के यूनिट्स निकालूं तो बहुत सिंपल है जी। ईटा का फार्मूला क्या बनेगा, दिस वुड बी फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई। अब फोर्स पर यूनिट एरिया का यूनिट होता है, जैसे आप प्रेशर में पढ़ते हैं, पास्कल। ओके स्टूडेंट्स, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है, डेल्टा वाई डिस्टेंस है, तो ये मीटर आ गया। मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो गया, तो पर सेकंड ऊपर जाके क्या बन गया स्टूडेंट्स, पास्कल सेकंड। फर्दर स्टूडेंट्स अगर हम पास्कल को याद करें प्रेशर की डेफिनेशन में, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमने पढ़ा था 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये पास्कल की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आगे सेकंड आ गया, यानी पास्कल सेकंड को हम यूं भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड लिख लें, एक ही बात है। और इसी को अगर मैं बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करूं तो देखें ये क्या बनेगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। न्यूटन स्टूडेंट्स होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, और आगे है m-2 एंड s। अब आप इन्हें सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, केजी, ये मीटर है और ये है मीटर पावर -2, तो इनकी पावर्स ऐड करके ये पर मीटर बचेगा, और एक है s-2 और एक सिंपल s है, इनकी भी पावर्स ऐड करके ये s पावर -1 बनेगा। तो यही तीन यूनिट्स मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताए थे। पास्कल सेकंड भी कहते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, या केजी पर मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने यूनिट्स देख लिए। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो यूनिट्स आपने इस फार्मूला से नहीं निकालने, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये हमारी किताब में गिवन नहीं है, और ना ही कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि वाई देयर एग्जिस्ट अ फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। यानी फ्लूइड जब मूव कर रहा होता है तो उसकी एडजेसेंट लेयर्स में फ्रिक्शनल इफेक्ट पाया जाता है, जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। लेकिन वो क्यों पाया जाता है वो हमारी किताब में नहीं बताया हुआ। डैट्स वाई मैंने ये वाली बात आपके साथ शेयर की है। तो जो भी टीचर एक्स्ट्रा बात शेयर करता है वो आपके लिए एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी नहीं होता, वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए होता है। तो आगे चलते हुए हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ, उसमें भी ईटा फैक्टर आता है, तो मैं आपको वहाँ से भी यूनिट्स निकाल के दिखाऊंगा, वो यही बनेंगे। और दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जी ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है तो वो फ्लूइड उस मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगाता है। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब होता है द फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव करता है किसी फ्लूइड में, तो फ्लूइड उसके ऊपर लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लगाएगा, रिटार्डिंग फोर्स, जिसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। अगर वही ऑब्जेक्ट लेफ्ट मूव कर रहा है तो रिटार्डिंग फोर्स राइट पे लगेगी, वही ऑब्जेक्ट अगर डाउन मूव कर रहा है तो रिटार्डिंग फोर्स अप लगेगी, एंड सो ऑन। सो वी कैन से दैट ड्रैग फोर्स क्या चीज है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स स्टूडेंट्स। This retarding force is known as drag force. It always acts in opposite direction to the motion of object.
नेक्स्ट अब बात करते हैं जी, सिंस लिक्विड्स एंड गैसेस हैव नॉन जीरो विस्कोसिटी देयरफॉर अ फोर्स इज रिक्वायर्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड थ्रू देम। जारी बात है, जब आप किसी फ्लूइड में मूव करेंगे तो मूव करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी अगेंस्ट दिस ड्रैग फोर्स, फिर आप मूव कर सकेंगे, वरना मूव करना मुश्किल होगा। जैसा कि सपोज कीजिए एक बंदा हवा में भाग रहा है इन एयर, और एक बंदा जो है वो पानी में भाग रहा है, तो ऑफ कोर्स पानी में भागना मुश्किल होगा क्योंकि पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, लिहाजा पानी जो है वो ड्रैग फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर एज कंपेयर टू एयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज विद स्पीड। स्टूडेंट्स ये आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, बाइक चलाते हुए, मोटरसाइकिल आप चला रहे हो तो जितनी ज़्यादा स्पीड आप मोटरसाइकिल की करते हो, क्या एयर का ड्रैग उतना ज़्यादा आप पे एक्ट नहीं करता? बिल्कुल इसी तरह एक और मिसाल है, सपोज यू आर sitting in a moving bus and that moving bus is moving with a very high velocity on a straight road। तो अगर आप इस वक्त मूविंग बस की विंडो से बाहर हाथ करेंगे तो एयर का अच्छा खासा ड्रैग आपको फील होगा। So we can say that when you ride a bicycle slowly, the air resistance is small, air drag is small, but when you go fast, you feel a strong wind pushing back। यानी आपको एक स्ट्रॉन्ग विंड फील होगी जो आपको पुश बैक करेगी, दैट इज इंक्रीज्ड ड्रैग, यानी ड्रैग फोर्स क्या हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। तो याद रखना है ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज विद द स्पीड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम बात करेंगे कि जो ड्रैग फोर्स है वो डिपेंड करती है शेप ऑफ बॉडी पे। अगर शेप ऑफ बॉडी स्ट्रीम लाइंड डिज़ाइन में होगी तो ड्रैग फोर्स कम होगी और बॉडी का मूव करना आसान होगा। सो वी कैन से दैट अ स्ट्रीम लाइंड शेप रिड्यूसेस द टर्बुलेंस, सो लेस ड्रैग इज प्रोड्यूस। यानी अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसकी शेप स्ट्रीम लाइंड है तो एज ए रिजल्ट टर्बुलेंस पैदा नहीं होगी और ड्रैग फोर्स जो है वो कम लगेगी। अ शार्प नोज्ड एयरप्लेन, आपको पता है जी एयरप्लेन का आगे से वाला जो हिस्सा है उसको शार्प नोज्ड रखा जाता है, मूव्स थ्रू एयर मोर इजीली देन अ फ्लैट फ्रंट ट्रक। जैसे एक ट्रक है उसका जो फ्रंट होता है वो फ्लैट होता है तो एयर का ड्रैग भी उसके ऊपर ज़्यादा लगेगा उसकी शेप की वजह से। दैट्स वाई एयरप्लेन्स हो जाएं, फिश हो जाए, डॉल्फिन्स हो जाएं एंड रेसिंग कार्स हो जाएं, हैव स्लीक शेप्स। स्लीक शेप्स का मतलब है स्ट्रीम लाइंड शेप्स। इस शेप की वजह से इनका मूव करना आसान हो जाता है। तो पहली एग्जांपल में हमने देखा ड्रैग फोर्स स्पीड पे डिपेंड करती है, दूसरी एग्जांपल में हमने देखा कि ये शेप ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करती है। अगर शेप ऑफ बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी तो ड्रैग कम होगा, अगर शेप ऑफ बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होगी तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज रफ और लार्ज सरफेसेस प्रोड्यूस मोर ड्रैग। यानी अगर कोई रफ सरफेस है तो जारी बात है ड्रैग उस पर ज़्यादा लगेगा, और रफ होने के साथ साथ अगर वो सरफेस का साइज बड़ा है यानी लार्ज सरफेस है तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगा। A rough surface creates small whirlpools in the air or water, and a larger surface area also catches more fluid, so drag force increases। यानी रफ सरफेस होने से टर्बुलेंस बढ़ती है और लार्ज सरफेस होने से जो कांटेक्ट एरिया है विद द फ्लूइड वो बढ़ता है, लिहाजा फ्लूइड ज़्यादा ड्रैग लगाता है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपने पैराशूट की एग्जांपल में देखा होगा कि कोई भी स्काई डाइवर जब डाइव करता है तो वो जब ज़मीन की सरफेस के पास आने लगता है कुछ मुनासिब फासले पे तो वो पैराशूट को ओपन करता है। अब पैराशूट ओपन होने से साइज़ बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ती है और उस ड्रैग फोर्स की वजह से वो जो पर्सन है वो स्लो डाउन हो जाता है और एक सेफ लिमिट ऑफ स्पीड में आ जाता है which is required for landing। So a parachute has a very large surface area, that's why it creates a lot of drag force and it slows down the falling person। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आपको एक फ्लूइड दिखाया गया है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट विद अ वेलोसिटी v और ड्रैग फोर्स लग रही है टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, मैंने आपको बताया था ड्रैग फोर्स जो है ये रिटार्डिंग फोर्स है, यानी इट ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब बात करेंगे कि ये ड्रैग फोर्स को मेजर करने के लिए हमारे पास एक लॉ होता है जिसे हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखें, ये जो लाइंस मैंने बनाई हैं, ये कर्व्ड लाइंस, ये फ्लूइड को शो किया है और इसमें एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है जिसका रेडियस समझ लें r है, और ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से नीचे मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर अब एक ड्रैग फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि रिटार्डिंग फोर्स है, एंड दैट ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ। एंड स्टोक्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यानी स्टोक्स लॉ क्या करता है? स्टोक्स लॉ गिव्स द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोली थ्रू अ विस्कस फ्लूइड। अब ये फॉर्मूला की डेरिवेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है जी F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। अब ये फॉर्मूला बता रहा है नंबर 1, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। जैसे मैंने मिसाल दी थी, एक बंदा भाग रहा है हवा में और एक बंदा भाग रहा है पानी में। तो पानी में भागना मुश्किल होगा क्योंकि पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा होने से पानी जो है रिटार्डिंग फोर्स या ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगाएगी, इसलिए पानी में मूव करना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू मूव करना इन एयर। इसी तरह सेकंड है फैक्टर यहाँ पे, दैट इज आर। और ये भी बात पीछे मैं कर चुका हूँ, आर जब ज़्यादा होगा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, इट मीन्स साइज उसका ज़्यादा होगा। जब साइज ज़्यादा होगा तो कॉन्टैक्ट एरिया विद द फ्लूइड ज़्यादा होगा, लिहाजा फ्लूइड ज़्यादा ड्रैग लगाएगा। और तीसरी बात यहाँ पे आती है, दैट इज वेलोसिटी। ये भी बात कर चुके हैं, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। लेकिन याद रहे ये जो रिलेशन है, लीनियर रिलेशन फोर्स और वेलोसिटी का, ये सिर्फ लो वेलोसिटी के लिए होता है या लो स्पीड के लिए वैलिड होता है। फॉर हाई स्पीड ये रिलेशन चेंज हो जाता है एंड इट बिकम्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, डियर स्टूडेंट्स। सो ये बात आपने याद रखनी है। एमसीक्यू में भी अगर तो लो स्पीड की बात की जाए तो आप कहेंगे ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, लेकिन हाई स्पीड पे ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड या स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट अब आगे वापस आते हैं हम मैथमेटिकल फॉर्म में। यहाँ पे हम बता देते हैं F ड्रैग फोर्स है, ईटा यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं, आर है यहाँ रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, वी जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है रिलेटिव टू फ्लूइड, और पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रैग फोर्स। नेक्स्ट अब हम मूव कर रहे हैं 5.14 आर्टिकल की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, टर्मिनल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स आइए पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रा समझाता हूँ। सपोज करें ये कोई क्लाउड है, दिस इज से क्लाउड। क्लाउड के लिए हम ज़रा वाइट कलर ले लेते हैं। अब इस क्लाउड में से कोई एक रेन ड्रॉप भी कंसिडर कर लेते हैं। से दिस इज़ अ रेन ड्रॉप, स्फेरिकल रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप कह लें या रेन ड्रॉपलेट कह लें, एक ही बात है। अभी ये क्लाउड से निकला नहीं, अभी ये क्लाउड के अंदर ही है और ये एट रेस्ट है। तो जब ये एट रेस्ट है तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स कितनी लग रही होगी स्टूडेंट्स? 0 लगेगी ना, क्योंकि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है। अभी तो ये रेन ड्रॉप मूव ही नहीं कर रहा, तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा होगा, W बराबर mg। अब सपोज कीजिए अंडर द एक्शन ऑफ वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स ये रेन ड्रॉप जब यहाँ से गिरना शुरू करेगा, तो जैसे ही ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स बढ़ रही होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। वेलोसिटी बढ़ने से ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो कोई भी रेन ड्रॉप जब एयर के अंदर या किसी फ्लूइड में कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव करता है या फॉल करता है, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ने से ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। एक वक्त आएगा स्टूडेंट्स जो ड्रैग फोर्स है ये वेट को बैलेंस कर देगी। जब ड्रैग फोर्स वेट को बैलेंस कर देगी तो अंडर दिस कंडीशन जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो नेट एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, और किसी मूविंग बॉडी का अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए
तो इसका मतलब है अब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यानी कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में जब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है, तो फॉल करते हुए वो एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर सकता है, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करेगा तो उसकी वेलोसिटी एक हद तक बढ़ेगी, एक लिमिट तक बढ़ेगी। वेलोसिटी की इस लिमिट को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट ज़रा सोचें, अगर ये एयर ना हो तो जो बादलों से बारिश होगी, क्लाउड से जब बारिश होगी तो जो रेन ड्रॉप्स कई किलोमीटर से फॉल करते हुए नीचे आएंगे और उनकी वेलोसिटी मुसलसल अगर बढ़ती जाए तो हो सकता है ये जो रेन ड्रॉप्स हों ये बुलेट्स के मोमेंटम के बराबर मोमेंटम अटेन कर लें। लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो हमें हवा दी है, ये हवा उन रेन ड्रॉप्स पे ड्रैग फोर्स लगा कर उनकी वेलोसिटी को एक हद तक बढ़ने देती है, उसके बाद कांस्टेंट कर देती है। और इसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। सो terminal velocity is defined as the constant maximum velocity, the constant maximum velocity attained by a body in falling under the action of gravity through a fluid such as air or water। और ये कब होता है, कब terminal velocity attain होती है, when the drag force of fluid balances its weight or net force on the body becomes zero। so this is definition of terminal velocity। तो एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करते हुए अपनी वेलोसिटी को एक लिमिट तक बढ़ा सकती है। उस मैक्सिमम कांस्टेंट लिमिट ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो आइए अब इसकी डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। तो कंसिडर किया एक स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस आर स्टार्ट्स फॉलिंग थ्रू एयर फ्रॉम रेस्ट। When the droplet falls, mainly two forces act on it, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। नंबर वन वेट mg जो एक्ट करता है जी डाउनवर्ड्स, और नंबर टू ड्रैग फोर्स विच एक्ट्स अपवर्ड अपोजेज मोशन। और ये जो ड्रैग फोर्स है ये इंक्रीज होती है विद स्पीड। अब जैसे जैसे ड्रॉपलेट फॉल कर रहा होगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी स्पीड बढ़ेगी, जिससे ड्रैग फोर्स बढ़ेगी, और एक वक्त आएगा ड्रैग फोर्स वेट को बैलेंस कर देगी और नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। लेकिन बिफोर अटेनिंग टर्मिनल वेलोसिटी, यानी जब ड्रैग फोर्स कम होगी वेट से, तो जो नेट फोर्स आएगी बिफोर अटेनिंग टर्मिनल वेलोसिटी, वो वेट में से ड्रैग फोर्स आप माइनस करोगे तो दैट वुड बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट बिफोर अटेनिंग टर्मिनल वेलोसिटी। एज द ऑब्जेक्ट नाउ स्पीड्स अप ड्यू टू ग्रेविटी, ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस। इवेंचुअली क्या होगा जी, ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स बिकम्स जीरो। एट दिस पॉइंट द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स एक्सेलरेटिंग, यानी उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एंड कंटिन्यूज फॉलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये डेरिवेशन में हमने सारा डिस्क्राइब कर दिया डिटेल से। अब डेरिवेशन के जो मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे स्टूडेंट्स, इसमें आपने ड्रैग फोर्स को वेट के बराबर कर दिया, ड्रैग फोर्स की जगह एफ आ गया, वेट की जगह डब्ल्यू आ गया। अब ड्रैग फोर्स हम लेंगे स्टोक्स लॉ से, जो अभी हमने पढ़ा था। स्टोक्स लॉ होता है 6 पाई ईटा आर वी। अब वी की सबस्क्रिप्ट में मैंने टी लिख दिया है, बिकॉज ड्रैग फोर्स जब वेट के बराबर होती है उस टाइम जो वेलोसिटी अटेन हो चुकी होती है उसे ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, और वेट की जगह पे सिंपली mg आ गया। अब मुझे निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये वाला पूरा फैक्टर, ये जो है 6 पाई ईटा आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड पे ले जाएं तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया mg ओवर 6 पाई ईटा आर। और इस एक्सप्रेशन को डियर स्टूडेंट्स हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब हम चाहते हैं कि ये इस रिलेशन में हम मैस को किसी तरह रिमूव करके प्योर रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट के अंदर हम इसका रिलेशन निकाल सकें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वी नो दैट डेंसिटी इज डिफाइंड एज mass per unit volume। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज mass per unit volume। तो यहाँ से अगर मुझे mass कैलकुलेट करना है
तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो स्टूडेंट्स मास आ गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास की जगह स्टूडेंट्स आ गया m, डेंसिटी की सिंबल रो होती है, ये ग्रीक लेटर रो, और वॉल्यूम को हमने v लिख दिया। अब यहाँ हम जो मास ले रहे हैं ये ऑब्जेक्ट का मास ले रहे हैं, तो यहाँ वॉल्यूम भी ऑब्जेक्ट का आएगा। अब चूंकि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसकी शेप स्फेरिकल है, तो कोई भी स्फीयर जिसका रेडियस r होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला अब हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। तो मैथ्स आ गई डियर स्टूडेंट्स आपके पास, रो इंटू वी की जगह मैंने 4/3 पाई r क्यूब पुट कर दिया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैथ्स। अब इस मैथ्स की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। पुट इट इन इक्वेशन 1। तो आप देखें इक्वेशन 1 में इस मैथ्स की जगह पे मैंने ये सारा फैक्टर पुट कर दिया है, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब आप जो फैक्टर्स कट हो रहे हैं उनको कट कर लीजिए। ये पाई फैक्टर पाई के साथ कट हो गया, एक r नीचे है, ऊपर r क्यूब है, तो कट होके ये r का स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट्स। अब ये 2 टू द 4 और 2 3 द 6 होता है, यानी ऊपर वाला 4 नीचे वाले 6 के साथ मैंने कट किया है 2 के टेबल के साथ। तो 2 टू द 4 एंड 2 3 द 6। अब बाकी जो बचा है वो हम लिख लेते हैं। तो देखें जो बाकी बचा है वो क्या बचा है, एक तो ऊपर 2 बचा है वो हमने लिख लिया, एक स्टूडेंट्स रो बचा है वो लिख लिया, जी बचा है वो लिख लिया, और आर का स्क्वायर बचा है ये भी लिख लिया। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स नीचे देखें, एक ये ऊपर 3 है, 4/3 का जो 1/3 है ये नीचे आके नीचे वाले 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाएगा, और बाकी नीचे ईटा बचा है। तो हमारा फार्मूला बना 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी जिसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ MCQs डिस्कस करेंगे इस फार्मूला से रिलेटेड। एक चीज़ तो ये है जी, टर्मिनल वेलोसिटी इस फार्मूला के मुताबिक 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा है। अब इसमें VT इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यानी अगर मैं आपको कहूँ एक वाटर ड्रॉप है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और दूसरा वाटर ड्रॉप है उसका रेडियस है से 4 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि इनकी टर्मिनल वेलोसिटीज़ की रेशो क्या होगी। तो V1 ओवर V2 मस्ट बी इक्वल टू R1 ओवर R2, क्योंकि जब दो वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है उनकी रेशो सेम होती है। अब रेडियस की रेशो के ऊपर स्क्वायर भी आएगा चूँकि R स्क्वायर के साथ इसका रिलेशन है। R1 हमारे पास 1 सेंटीमीटर था और R2 4 सेंटीमीटर था, इसका स्क्वायर कर लें तो वेलोसिटीज़ की रेशो निकल आई 1:16। इसी तरह स्टूडेंट्स इस फार्मूला में आप ये भी देख रहे हो कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं वाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, और वो किसी ऐसी जगह पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ g की वैल्यू सपोज कर लीजिए कम हो गई है तो वहाँ टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी, और किसी ऐसी जगह पे आप कर रहे हो जहाँ g की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा आएगी। ओके, फिर स्टूडेंट्स तीसरा फैक्टर यहाँ पे बन रहा है टर्मिनल वेलोसिटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। स्टूडेंट्स अगर ईटा ज़्यादा होगा, अगर ईटा ज़्यादा होगा तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा नहीं लगेगी। जब ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी तो वो जल्दी से वेट के बराबर हो जाएगी। जब वो जल्दी से वेट के बराबर हो जाएगी इट मीन्स वेलोसिटी को बढ़ने का कम मौका मिलेगा, लिहाजा टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट में भी हमने इसको देख लिया। फिर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेंसिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, इस चीज़ को मैं बाद में चल के बताता हूँ। एक और स्क्रीन मुझे चाहिए। जो पहला रिलेशन था ना टर्मिनल वेलोसिटी का स्टूडेंट्स, दैट वाज mg ओवर 6 पाई ईटा r। अगर आप इस रिलेशन को देखें तो इसमें g अगर कांस्टेंट है मतलब यू आर नॉट चेंजिंग प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी जहां आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वो जगह आप चेंज नहीं कर रहे, तो ये g कांस्टेंट हो गया। 6 पाई तो पहले ही कांस्टेंट है, और अगर आप फ्लूइड चेंज नहीं कर रहे तो ईटा भी कांस्टेंट हो गया। अब पीछे m और r बचा है,
m यहाँ ड्रॉपलेट का मास है और r यहाँ रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट है जो हमने कंसिडर किया था इस टॉपिक में, यानी ऑब्जेक्ट का रेडियस और ऑब्जेक्ट का मास है। तो इस एक्सप्रेशन से हम ये बात फिर लिख सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। लेकिन स्टूडेंट्स इसी रिलेशन से अगर आप मैथ्स को ख़त्म कर दें तो ये रिलेशन बनता है वी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, और अगर आप यहाँ से आर को ख़त्म कर दें तो टर्मिनल वेलोसिटी का सिर्फ मैथ्स के साथ रिलेशन बनता है m⁻2/3। फिलहाल इस एक्सप्रेशन को याद कर लीजिए। वैसे ये आता कैसे है ये आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए बताया कि अगर आपको कोई क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी में ऐसे आता है कि रेडियस की बजाय मास की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तब आपने ये वाला शॉर्टकट यूज़ करना है, और अगर रेडियस की इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो तब आपने ये वाला यूज़ करना है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर मैं फॉर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बात करूँ, उनका मैस अगर सेम ले लें, यानी मैस अगर कांस्टेंट रख के बात की जाए, तो टर्मिनल वेलोसिटी का आर के साथ इनवर्स रिलेशन भी होता है। लेकिन आप ज़रा खुद सोचें, अगर मैं एक रेन ड्रॉप लेता हूँ वो छोटा है और दूसरा रेन ड्रॉप बड़ा है, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों ड्रॉप्स का मैस कांस्टेंट हो? ज़रा सोचिए स्टूडेंट्स। मतलब एक छोटा रेन ड्रॉप है, एक बड़ा रेन ड्रॉप है, तो बड़े रेन ड्रॉप का रेडियस बड़ा है तो उसका मैस भी ज़्यादा होगा ना। तो लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं अगर दो डिफरेंट ड्रॉपलेट्स का मैस कांस्टेंट रखा जाए तो तब टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब ये किस तरह से प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आइए मैं बताता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स जब आप ये कह लें कि आप डिफरेंट डेंसिटी के ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट डेंसिटी कह लें, यानी आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास 1 ग्राम का वाटर ड्रॉपलेट है। ओके, अब उसी 1 ग्राम मैस का अगर आप कॉटन बॉल बनाओगे, कॉटन बॉल वही उतना ही मैस है उसका भी 1 ग्राम, तो क्या कॉटन बॉल की डेंसिटी पानी से बहुत कम नहीं होगी? और कॉटन बॉल जो है वो साइज में बड़ा नहीं बनेगा। तो ऑफ कोर्स जो चीज़ साइज में बड़ी होगी यानी जिसका रेडियस ज़्यादा है उस पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगती है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगने का मतलब है कि ड्रैग फोर्स शॉर्ट टाइम में वेट को बैलेंस कर देगी, लिहाजा वेलोसिटी को बढ़ने का इतना मौका ही नहीं मिलेगा, लिहाजा टर्मिनल वेलोसिटी बड़े ड्रॉपलेट की कम होगी। ओके, सो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। ये कंडीशनल रिलेशन है, याद रहे बच्चों। ये वाला जो रिलेशन है ये आम हालत में नहीं है। अगर मैं 2 वाटर ड्रॉप्स का क्वेश्चन देता हूँ, 2 ऑयल ड्रॉप्स का क्वेश्चन देता हूँ, तो तब आपने ये वाले 2 रिलेशन इस्तेमाल करने हैं। Vt is directly proportional to r square and Vt is directly proportional to m⁻2/3, and these relations are valid for two objects of same material या same density भी कहा जा सकता है, of same material और same density। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे फॉर MCQs। बाकी डियर स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।